नमस्कार। खबर की तह तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आज खबर की तह तक में कुछ महत्वपूर्ण खबरों की हम बात करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से भी हम सियासत की बात करेंगे। जो आपदा को लेकर शुरू हुई थी वो थमने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी ओर उत्तराखंड में भी अब चुनाव की तैयारी हो चुकी है। आम चुनाव से पहले क्या रिपोर्ट कार्ड आरएसएस भी तैयार करेगा? आरएसएस का कितना इसमें रोल रहता है, ये भी बड़ा सवाल है। और इसके अलावा खबर की तह तक में हम हरियाणा से भी एक खबर आपके सामने रखेंगे, जिसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि हरियाणा में आने वाले वक्त में क्या असंध और गुहानों को बड़ी सौगात भी मिल सकती है। लेकिन उससे पहले खबर की तह तक में एक एक खबर पर जाने से पहले, गहराई में जाने से पहले एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। हमारे साथ अनिल मोर इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं, उनके पास कुछ जानकारी। अनिल मोर, ओवर टू यू। members of staff आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, कल केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए, किसानों को बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। कल के फैसलों पे क्या कहेंगे? देखिए, ये ऐतिहासिक फैसले हैं। किसानों को एमएसपी के अंदर जो वृद्धि किया वो तो है ही है, क्योंकि वो एनुअल एक रूटीन में भी होता है और हर बार किसानों के बारे में केंद्र सरकार सोचती है। एक विशेष बात जो की गई है कि डेडिकेटेड लाइन जो सोलर लाइट को लद्दाख से लेकर के और वो हरियाणा तक, कैथल तक आएगी। 20,000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार ने कैबिनेट में पास किया, मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रकार सोचा कि हमारी स्टेट्स के अंदर बिजली को किस प्रकार से आपूर्ति की जाए। तो ये सोलर का जो प्रोजेक्ट है, जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ से की लाइट हरियाणा तक भी पहुँचेगी। मैं बहुत आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का। सर, विधायक भी जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे आपकी तर्ज पर, मंत्री की तर्ज पर। इससे कितने कहीं ना कहीं लोगों की समस्या को निदान हो पाएगा? निश्चित रूप से जनसंवाद के कार्यक्रम में सभी नेता हर गांव में जाएं। हमारे लगभग 6,500 गांव हैं। हमने प्लान किया है कि आने वाले समय में हर गांव में कोई ना कोई हमारे, चाहे मंत्री जाए, सांसद जाए, विधायक जाए, मैं स्वयं भी जा रहा हूं। तो इसलिए इन सब गांवों को हम कवर करेंगे और जनता के जो लोगों की जो समस्याएं हैं, उनकी डिमांड्स हैं, वो हमारे पास आती हैं और उसको बहुत एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं, उन कामों को पूरा करते हैं। हरियाणा की खेल नीति की इस ग्राउंड में भी काफ़ी तारीफ हो रही थी। एशियाई खेलों में जो मेडल है देश के आए, सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के हैं। खिलाड़ियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम कब का है सर? अभी कल ही 20 तारीख को सब लोगों को करनाल में हमने निमंत्रण दिया है आने के लिए और उनको सबको सम्मानित करेंगे। जो खिलाड़ी आएंगे उनको सम्मानित करेंगे। साथ में ये जो खिलाड़ी नहीं आ पाएंगे किन्हीं कारणों से, व्यस्तता के कारण से, तो उनके परिवार के जो स्वजन हैं, माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो सब आएंगे, सबको सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। सीएम साहब का यही कहना है कि जो एशियाई खेलों में मेडलिस्ट खिलाड़ी थे उनको कल सम्मानित किया जाएगा। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें तक, चंडीगढ़। चलिए लौटते हैं खबर की तह तक में और हम अब बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जो चल रही है राजनीतिक दलों के बीच। अब उत्तराखंड की सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाहक का उत्तराखंड का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 21 अक्टूबर को संघ के सह सर कार्यवाहक अरुण का उत्तराखंड का दौरा है और ये संघ के सह सर कार्यवाह है। बीजेपी की लोकसभा चुनाव की जमीनी स्थिति क्या है, इसकी जानकारी लेने के लिए आएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजर है और इसी क्रम में संघ के सह सर कार्यवाह अरुण 21 अक्टूबर से उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और समझा जा रहा है कि इस दौरान वो देहरादून समेत अन्य स्थानों पर भी बीजेपी की लोकसभा चुनाव की जमीनी तैयारियों पर भी समीक्षा बैठक कर सकते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। राव शफात अली, आपसे हम जानना चाहेंगे, आरएसएस की नजर लोकसभा चुनाव पर इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ा रोल तो रहता है आरएसएस का, ये सभी को मालूम है, और बीजेपी से एक जुड़ाव भी आरएसएस का इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसे में जो दौरा है किस तरह से माने, जो आरएसएस की तरफ से जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी तरफ से क्या क्या जानकारी हासिल की जा सकती है? आम चुनाव को देखते हुए ये दौरा कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? देखिए कमल, संघ क्योंकि सेवा कार्यों में जुटी रहती है और कहने के तौर पर तो कहा जाए कि सेवा कार्यों की जानकारी लेने के लिए सह जो सरकारी वहां है अरुण, वो पहुंच रहे हैं। ये प्रस्तावित दौरा है, 21 अक्टूबर को पहुंचेंगे, लेकिन इसको राजनीति से जोड़कर भी देखा जा सकता है क्योंकि संघ जो सेवा कार्य करती है उसके साथ 32 संगठन होते हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो संघ के जो पदाधिकारी हैं उनकी सक्रियता बढ़ती है, जो राजनीतिक भाजपा से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनकी सक्रियता बढ़ती है। और अब क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त, देखिए कमल, लोकसभा के चुनाव में बचा नहीं है और 7 से 8 माह का संभावित समय है और इसी में
भाजपा को अपने उन प्रत्याशियों को तलाशना है, उम्मीदवारों को तलाशना है, या जो दावा कर रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनके दावों में कितना दम है, ये तमाम जो बातें होती हैं, ये कहा जाता है कि संघ के जो पदाधिकारी होते हैं, संघ के जो काम करने वाले होते हैं, वही फीडबैक देते हैं भाजपा को। और ये बड़ा दौरा माना जा रहा है अरुण का, क्योंकि जब 21 अक्टूबर को पहुंचेंगे तो संगठन के कार्यालय में पहुंचेंगे, अपने पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे, सेवा कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, और केंद्र सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंची या नहीं पहुंची इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फीडबैक लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे दावेदार हैं हर एक सीट पर। देखिए कमल, यहाँ पर 2014 से जो विजय रथ है भाजपा का, वो रुक नहीं रहा है, और विपक्ष पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस बार कम से कम कुछ सीटें उसके हाथ में लगे। हालांकि 5 सीटें हैं देखिए यहाँ पर लोकसभा की, और 5 की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है, भाजपा ही जीत रही है। लेकिन अब विपक्ष भी बड़ी तैयारियों में है, उसको लगता है कि आने वाला वक्त हो सकता है कि उसके लिए मुफीद हो। लेकिन जिस तरह की तैयारी भाजपा की दिख रही है, या फिर अंदरूनी तौर पर संघ की दिख रही है, तो उससे लगता है कि कुछ बड़े चेहरों को इस बार जगह मिल सकती है। क्योंकि जो पहले जो सिटिंग सांसद है, हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ लोग उनसे नाराज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, उनके संसदीय क्षेत्र के लोग हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, वो नाराज हैं। तो कुछ जो संसदीय जो सांसद है, उनका टिकट कट सकता है। लेकिन जो दावेदार हैं, देखिए अब दावेदार अपना अपना दावा करते हैं, और ये सबका हक भी मानते हैं कि उनका भी हक है चुनाव लड़ने का। तो बहुत सारे ऐसे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दावा कर चुके हैं कि वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उसके साथ दूसरे जो नेता है वो भी अलग अलग सीटों से दावा कर चुके हैं। तो अब फीडबैक लेना इसको कहा जा सकता है कि किस तरह से फीडबैक लिया जाएगा, किस तरह की तैयारियां होंगी, और आने वाले वक्त में किस किस को, दावेदार जो बन रहे हैं उनको किस किस को टिकट मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है राव शफत अली इस खबर पर, आपने बताया भी है, समझाया भी है, खबर की गहराई तक आप पहुंचे। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। शिमला से एक जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि आपदा राहत पैकेज पर एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक कहना है कि केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज नहीं मिला, 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। और पीएम मोदी से मुलाकात करने जाते हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। केंद्र से मिली मदद के लिए आभार वो जताते हैं, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि आर्थिक पैकेज तो मिला ही नहीं, हालांकि मदद और भी मांगी गई है। प्रदेश सरकार के राहत पैकेज पर जयराम ठाकुर का बयान सामने आया, इसमें ज्यादातर केंद्र से मिली मदद का हिस्सा ही है, ये बात वो कह रहे हैं। अब दावा किसका सच्चा है ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सरकार कह रही है वो भी हम सुन रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है वो भी सुना जा रहा है। लेकिन खबर की गहराई में पहुंचने के लिए हम सीधे लिए चलते हैं आपको शिमला। हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, इस खबर की गहराई तक जाइए, लोगों को समझाइए, दर्शकों को समझाइए, हिमाचल के जनता को समझाइए कि ये खबर है क्या, क्यों ये सियासत बार बार होती है आपदा पर, किसने कितनी मदद की, इस बात का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, किसने कितना काम किया आपदा में, इस क्रेडिट की होड़ मची हुई है। जनता को क्या बताने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से, आपसे जानना चाहेंगे हम। बिल्कुल कमल, देखिए सियासत हो रही है जो आपदा राहत पैकेज है उसको लेकर, क्योंकि अभी पूर्व में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मानसून में भारी नुकसान हुआ है प्रदेश का, और इसमें जो राज्य सरकार की तरफ से क्लेम किया गया है 12,000 करोड़ रुपए का, और उसमें केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट भेजी गई है और केंद्र से टीमें भी आई है, उन्होंने भी यहाँ पर मौके पर जाकर देखा कि कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, और उसके बाद ये टीमें वापस भी लौटी हैं। लेकिन अब हिमाचल को उम्मीद है, जो अंतरिम राहत की मांग की जा रही थी और उसके साथ साथ राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की जा रही थी, इसको लेकर हमने देखा कि मानसून सत्र के दौरान भी सदन में खूब हंगामा हुआ, और उस दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। हालांकि उसमें बीजेपी यानी जो विपक्ष है वो मौन रहा, ना किया ना विरोध किया। ये बात की कि जो केंद्र से मदद मिली है उसके लिए आभार का एक शब्द भी सरकार नहीं बोला गया है, प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया गया है। पिछले कल इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्होंने कहा कि हमें केंद्र से उम्मीदें थी, केंद्र से हमें आर्थिक पैकेज की जो विशेष राहत मिलना चाहिए, इसकी हमें उम्मीद थी। अगर कुछ भी नहीं मिला है, और अभी भी हम क्लेम कर रहे हैं कि केंद्र से कुछ न कुछ मदद मिलेगी, लेकिन हम अपने स्तर पर जो राज्य सरकार ने आपदा राहत पैकेज जारी किया है उसको हम 23 तारीख से यानी 23 अक्टूबर से उसका भुगतान शुरू करेंगे, और बिलासपुर से उसकी शुरुआत होनी है। और कल का ही दिन था जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उनका आभार जताते हैं। उसके लिए उन्होंने आभार जताया और भी डिमांड की है कि हिमाचल को और मदद यहाँ पर
मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें उन्होंने एक बात जरूर, एक और बात उसने कही है कि जो राज्य सरकार ने आपदा राहत पैकेज घोषित किया है उसमें ज्यादातर हिस्सा और बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार का, ये केंद्र की मदद का ही है। चाहे इसमें मनरेगा की 1000 करोड़ रुपए की बात हो, 862 करोड़ रुपए की बात हो, और बाकी भी जो इसमें कुछ रियायतें दी गई है वो केंद्र का हिस्सा है, ऐसा दावा यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो आपदा प्रदेश में आई उसके बाद राहत पैकेज को लेकर अब पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, बयानबाजियां हो रही हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए भी एक बड़ा मुद्दा ये बन गया है। जहां सत्ता पक्ष की बात करें वो इस बात को लेकर सरकार विपक्ष को घेर रहा है कि केंद्र के पास जो बातें कहनी चाहिए थी, केंद्र से मदद की गुहार लगानी चाहिए थी भाजपा के नेताओं को, वो नहीं लगाई गई और केंद्र ने मदद हमारी नहीं की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की मदद की है। 200 करोड़ रुपए का भी उसमें जिक्र हो रहा है अंतरिम राहत के तौर पर, और जो एडवांस किस्त है दिसंबर की किस्त को एडवांस किया गया उसका भी इसमें जिक्र हो रहा है। लेकिन इसमें सवाल अब ये भी उठता है कि कुछ पिछला भी अमाउंट जो है वो पेंडिंग पड़ा है, वो कब हिमाचल प्रदेश को मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल अब ये रहेगा कि जो केंद्र से टीमें आई थी, इंटरमिनिस्ट्रियल टीमें आई थी, वो दिल्ली लौट चुकी है और अब वो दिल्ली में क्या रिपोर्ट केंद्र सरकार को देती है और उसके बाद केंद्र हिमाचल को मदद के लिए और क्या द्वार खोलते हैं। क्योंकि अमूमन हमने देखा है जब भी नुकसान का डिजास्टर का राज्य सरकार की तरफ से एक मेमोरेंडम केंद्र को भेजा जाता है, उसका 5% या 10% ही मिलता है राज्य को। और ऐसे में इस बार 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान का यहाँ पर क्लेम किया गया है, उसकी रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई है। तो उसकी एवज में हिमाचल प्रदेश को केंद्र कितनी मदद करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक सियासी मुद्दा ये जरूर बन गया है, ये बार पलटवार अब लगातार इस मुद्दे पर हम आने वाले समय में भी देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप ठाकुर, आपने खबर की गहराई तक पहुंचकर तमाम जानकारियां दी हैं और समझाया है कि आखिरकार सियासत हिमाचल प्रदेश में आपदा पर क्यों होती है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा दिवस पर अब बुजुर्गों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। जी हां, जानकारी के मुताबिक 1 नवंबर से बुढ़ापा पेंशन बढ़ सकती है और ये जानकारी मिल पा रही है। हालांकि 1 नवंबर को देखने वाली बात है कि सरकार ऐसा करने जा रही है कि नहीं, लेकिन फिलहाल ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। नए जिले बनाने की लगातार मांग उठ रही है, खासकर असंध और गोहाना को जिला बनाने की मांग उठ रही है। क्या इस पर भी घोषणा हो सकती है? फिलहाल सिर्फ जानकारी है कि ऐसा हो सकता है, सरकार इस पर विचार कर रही है। आपको ये भी मालूम है कि इससे पहले सरकार ने कई घोषणाएं की थी और जब अंतिम बार जिला बनाया गया था वो चरखी दादरी को बनाया गया था और वो भी मनोहर सरकार के समय में ही। तो अब उम्मीदें हैं असंध को और गोहाना को भी। जिला बानेसर, हिसार, हंसी और डबवाली पहले से ही पुलिस जिला इनको भी बनाए जाने की मांग उठ रही थी और ये लगातार मांगे बहुत पहले से उठ रही हैं। हालांकि सभी मांगे तो पूरी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी इन मांगों पर विचार कितना होता है। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। जितेंद्र, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार विचार कर रही है कि क्या असंध को और गोहाना को भी जिला बनाया जा सकता है। क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको इन खबरों में? फिर से कोशिश करते हैं जितेंद्र चौधरी से जुड़ने की। बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी जानकारी मिल पा रही है कि 1 नवंबर से हो सकता है कि बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ जाए। हरियाणा सरकार इस पर जरूर विचार कर रही होगी, ऐसी जानकारी मिल पाई है। जितेंद्र चौधरी फिर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या संभावना है इन खबरों में? जो जानकारी मिल पा रही है कि 2 जिले बनाने की ओर विचार कर रही है हरियाणा सरकार असंध और गोहाना को, 1 नवंबर से बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ सकती है। देखिए, बिल्कुल कमल, ये खबर जो है हरियाणा दिवस से जुड़ी हुई है और हरियाणा के बुजुर्गों से जुड़ी हुई है और जो कई जगह जिले बनाने को लेकर के जो कवायद लोगों के बीच में चल रही है उस खबर से जुड़ी हुई खबर है। क्योंकि बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने को लेकर के हो सकता है कि 1 नवंबर को जो तोहफा है वो तमाम बुजुर्गों को मिल जाए। लंबे समय से जो इंतजार किया जा रहा है और अपने आप में सियासी गलियारों में भी, क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो बुढ़ापा पेंशन को लेकर के कई बार जो मसला है वो सामने आते हुए नजर आता है। तो उम्मीद ये है कि 1 नवंबर से जो बुढ़ापा पेंशन है उसे बढ़ाने की घोषणा सरकार की तरफ से की जा सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जब तक घोषणा नहीं हो जाती तब तक यह कहना संभव नहीं होगा कि कितनी बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जाएगी और किस तरीके से सरकार जो है इस पर विचार कर रही है। साथ ही साथ गोहाना और असंध को जिला बनाने की जो कवायद है वो भी
जो है लंबे समय से चल रही है। इसको लेकर के कुछ पैमाने हैं कमल के, कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, किस तरीके से वहाँ सब डिवीज़न है वो मौजूदा समय में होने चाहिए। इन तमाम पैमानों को लेकर के अगर हम बात करें तो गोहाना और असंध का नाम जो है उसको लेकर के विचार जो है किया जा रहा है। इसके अलावा 3 पुलिस जिले पहले से ही सरकार की तरफ से बना दिए गए हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के और तमाम दूसरे मसलों को ध्यान में रखते हुए। मानेसर की बात करें, डबवाली की बात करें, हांसी की बात करें, ये 3 पुलिस जिले पहले से ही है जहां पर एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो पूरे तरीके से जो गतिविधि है उनको मॉनिटर करने का काम करते हैं। इनको लेकर के भी जो विचार है वो किया जा रहा है, क्या इनमें से भी किसी तरीके से कोई जिला बनाने को लेकर के जो विचार किया जा रहा है उसमें शामिल किया जा सकता है। 1 नवंबर 1966 को जिस तरीके से हरियाणा पंजाब से अलग होकर के अलग राज्य बना था, तो 58वीं वर्षगांठ पर इस तरीके की तमाम तैयारियों में सरकार लगी हुई है। शुरुआती तौर पर कमल हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 जिले थे, लेकिन आज वो बढ़कर के 22 जिले हो चुके हैं, 15 जिले उसके अंदर और शामिल हो चुके हैं। पिछली सरकार में हमने देखा था चरखी दादरी को जो 22वां जिला है वो बनाया गया था। कई और जिलों की जो सूची है उस वक्त भी विचार में थी और अभी भी जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं कि कुछ विचार इस प्रकार का चल रहा है कि हरियाणा दिवस के मौके पर इस प्रकार की घोषणा की जाए और जिलों की संख्या है उसको बढ़ा करके कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है उसके जरिए लोगों को जो सेवाएं हैं उन्हें डिलीवर करने का जो और अधिक मौका है वो मिल पाएगा। इन तमाम बातों पर भी विचार करने का काम किया जा रहा है। साथ ही बुढ़ापा पेंशन को भी बढ़ा करके 3000 तक किया जा सकता है, इस तरीके की जानकारी भी मिल पा रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जिलों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के भी विचार विमर्श किया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र चौधरी, आपने जानकारी दी। लेकिन बने रहिए, एक और अहम खबर है जिस पर हम आपसे जानकारी चाहते हैं और खबर की गहराई तक पहुंचने का प्रयास भी करेंगे। हरियाणा पुलिस ने अब एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है और सख्ती आने वाले वक्त में दिखाई देगी। जो भी लोग लाल नीली बत्ती लगाते हैं वो ध्यान से इस खबर को सुन लें, क्योंकि अब हरियाणा पुलिस सख्ती करने जा रही है और चालान भी किए जाएंगे। जी हां, हरियाणा के डीजीपी खुद सख्त हो गए। शत्रुजीत कपूर हरियाणा के डीजीपी हैं, उन्होंने निर्देश दिए हैं पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करें। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने यह कहा है कि अनअधिकृत रूप से लाल नीली बत्ती और सायरन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा यदि किसी सरकारी वाहनों पर इसका अनअधिकृत तरीके से इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उनके विभाग प्रमुखों को पत्र लिखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कानून सभी के लिए समान है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर बुधवार को ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पंचकुला पुलिस मुख्यालय पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक ने बैठक में कहा भी है कि वाहनों पर अनअधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड तौर पर नीली या फिर लाल बत्ती स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ चालान किए जाएंगे। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, खबर की गहराई में पहुंची और बताइए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इतना कुछ कहना पड़ा है डीजीपी को, हरियाणा पुलिस सख्ती करने जा रही है, ऐसा क्यों? क्या हरियाणा में ऐसा देखने को मिल रहा है कि अनधिकृत तरीके से गाड़ियों पर लाल नीली बत्ती लोग लगाने लगे हैं? देखिए बिल्कुल कमल, ये खबर इसी बात से जुड़ी हुई है क्योंकि अनधिकृत तौर पर जो लाल नीली बत्ती है, जो सायरन है, उसका इस्तेमाल जो है वो हम देखते हैं कि कई जगह खासतौर से जो युवा है या फिर छुटपहिये जो नेता हैं वो आमतौर पर इस प्रकार की जो गतिविधि है उनके अंदर संलिप्त नजर आते हैं और इसका इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। टोल प्लाजा पर अगर हम बात करें तो टोल न देने को लेकर के भी इस प्रकार की जो लाल नीली बत्तियां हैं या सायरन है उसका इस्तेमाल देखने के लिए मिलता है। लेकिन डीजीपी शत्रुजीत कपूर जहां नशे को लेकर के महिलाओं को के लेकर के जो अपराध हो रहा है उस पर अंकुश लगाने को लेकर के लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार की गतिविधियों पर भी उनकी पूरी नजर है और इसको लेकर के न सिर्फ पुलिस अधिकारियों को जो है वो सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं, बल्कि टोल प्लाजा से भी जो डाटा है उसे कलेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि टोल प्लाजा पर इस तरीके की जो लाल नीली बत्ती है या सायरन है उसका इस्तेमाल अमूमन जो है वो देखने के लिए मिलता है। फेसबुक पर आ रही, इंस्टाग्राम पर आ रही रील्स में भी हम कई बार देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार की जो लाल नीली बत्ती है उसका जो अनाधिकृत इस्तेमाल जो है वो टोल प्लाजा पर करते हुए जो रील है वो बनाई जाती है। इन तमाम गतिविधियों को मॉनिटर करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का जो बीड़ा है वो अब हरियाणा पुलिस की तरफ से उठा लिया गया है। इस प्रकार के जो भी लोग हैं उन्हें चिन्हित करने का, उनके वाहनों को चिन्हित करने का काम जो है वो किया जा रहा है। टोल प्लाजा
के जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट है, उनके साथ भी पुलिस अधिकारियों की एक बैठक होगी ताकि इस प्रकार का डाटा जो है वो कलेक्ट करके कार्रवाई की जा सके। और उन लोगों को भी ये खबर चेताने वाली है जो इस प्रकार की लाल नीली बत्ती का या सायरन का इस्तेमाल करते हैं, उनको अभी से ही इसको लेकर सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी लाल नीली बत्ती को जो है उतरवा करके साइड रख देना चाहिए अगर वे किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या पुलिसिया कार्रवाई से बचना चाहते हैं। तो क्योंकि डीजीपी शत्रुजीत कपूर अपने एक्शन को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो की कमान आज भी उनके पास है और चाहे छोटी मछली हो या फिर बड़े अधिकारियों की बात करें, किसी को भी अगर वो संलिप्त पाया जा रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत भी, तो उस पर भी कार्रवाई करने से कोई भी गुरेज नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे जो नियम कानून जो बनाए जा रहे हैं, जो निर्देश पुलिस को दिए जा रहे हैं, उनमें भी कोई कोताही रहने वाली है, इस बात की उम्मीद जो है वो बिल्कुल नाम मात्र के लिए कही जा सकती है, क्योंकि ऐसी गुंजाइश कम ही नजर आती है जब शत्रुजीत कपूर अपने किसी एक्शन प्लान को तैयार करते हैं। समय समय पर साप्ताहिक बैठक वो लगातार करते नजर आते हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि किस प्रकार से जो आगे का जो एक्शन प्लान है वो बनाना है। और अब लाल नीली बत्तियां या जो फ्लैशर है, लाल नीली बत्ती की जगह फ्लैशर ने भी ले लिया कमल, जो कि अगली जो विंडशील्ड है उसके अंदर ही लगता है, उसे भी बत्ती की श्रेणी के अंदर ही माना जाएगा और उस पर भी वही कार्रवाई जो है की जाएगी जो कि लाल नीली बत्ती को लेकर के की जाती है। क्योंकि वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। पहले बत्ती कल्चर एक अलग तौर पर पूरे देश के अंदर देखा जाता था और खासतौर से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसी जगह पर बत्ती कल्चर को एक अलग ही नजरिए के साथ देखा जाता था। लेकिन अब इसको जो है पूरे तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खत्म किया गया। हालांकि कुछ अधिकारी या फिर कुछ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वहां पर ये अभी भी मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अनधिकृत लोग जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ अब सख्ती से निपटने का पूरा एक्शन प्लान हरियाणा पुलिस की तरफ से डीजीपी शत्रुजीत कपूर के निर्देश के बाद तैयार कर लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र चौधरी, आपने जानकारी दी इस खबर पर और खबर की गहराई में पहुंचकर भी बहुत कुछ बताया। आगे बढ़ते हैं, पंजाब की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज अमृतसर का दौरा है। अटारी बॉर्डर पर नए स्थापित तिरंगे के पोल का उद्घाटन करने जा रहे हैं नितिन गडकरी। आज फहराएंगे देश का सबसे ऊंचा झंडा नितिन गडकरी। पाकिस्तानी झंडे से 18 फीट ऊंचा ये पोल किया गया है। भारतीय तिरंगे के पोल की ऊंचाई 360 फीट थी, जो कि पाकिस्तान झंडे के पोल की ऊंचाई 400 फीट थी। अब भारत का स्वर्ण द्वार के सामने तैयार 418 फीट लंबा ध्वज स्तंभ उद्घाटन के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रतीक्षा बस हो रही है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हरसिमरत पॉल, हमारी संवाददाता, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। हरसिमरत, आज की खबर की खासियत बताइए, खबर की गहराई में पहुंचकर बताइए कि कितनी महत्वपूर्ण खबर है ये। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो हैं आज अमृतसर पहुंच रहे हैं। आज शाम की जो रिट्रीट सेरेमनी रहने वाली है वो बहुत भव्य रहने वाली है अमृतसर में, क्योंकि वहां पर आज जो ध्वज स्तंभ स्थापित किया जा रहा है उसकी ऊंचाई जो है एक बार फिर से सबसे लंबी होने वाली है। ये पाकिस्तान के झंडे के आगे भी जो है अब उससे भी और लंबी हो जाएगी और हर भारतीय जो है गर्व से कह सकेगा कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि पहले जब भारत के झंडे की सबसे ऊंची लंबाई थी 360 फीट की थी, तो उसके सामने जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने 400 फीट का ध्वज स्तंभ लगाया था और इसको लेकर के काफ़ी गहमा गहमी भी हुई थी दोनों देशों के बीच, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के झंडे के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं जो कि भारत की सीमा में झांक सकते हैं और अंदर की गतिविधियाँ देख सकते हैं। हालांकि उसके बाद ये विवाद थम गया था, पर अब आपको बताएं कि 2017 में 360 फीट का जो झंडा भारत में लहराया गया था, अब उसको चेंज करके 2023 में हम बात करें तो 418 फीट का, यानी कि वो पाकिस्तान से 18 फीट ऊंचा झंडा रहेगा जो कि आज फहराया जाना है, जिसके लिए परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री की अगर मैं बात करूं नितिन गडकरी, वो आज पहुंचेंगे और उनके हाथों से यह फहराया जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से भारत का जो झंडा है सबसे ऊंचा झंडा हो जाएगा जो कि सीमा पर फहराया जाना। आपको ये बता दें कि यह स्वर्ण गेट जो है उसके सामने 100 मीटर की दूरी पर इसको फहराया जाना और इसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सिर्फ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जो वहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, सबसे पहले वो आएंगे और गोल्डन टेम्पल में माथा भी टेकेंगे, उसके बाद उनका कुछ और शेड्यूल रहेगा और शाम को रिट्रीट सेरेमनी में ये सेरेमनी होनी है और वहाँ पर इस झंडे को जो है वो आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और भारत का झंडा एक बार फिर से सबसे ऊंचा हो जाएगा। सही बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही है। सबसे ऊंचा झंडा हमारा रहेगा पाकिस्तान के सामने भी और हमें गर्व है हमारे तिरंगे पर। बहुत बहुत धन्यवाद हरसिमरत पौर, आपने जानकारी दी इस खबर पर और
खबर की गहराई में पहुंचकर बताया कि ये कितना जरूरी भी था। आज खबर की तह तक में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।